हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आरपीएससी फर्स्ट ईयर जो हिस्ट्री वाला सेकंड पार्ट है उसके एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, सिंधु और वैदिक सभ्यता। इसमें हमें क्या पढ़ना है? नगरीकरण, राजनीति, समाज, साहित्य, दर्शन, धर्म और नैतिकता। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता थी, इनमें नगरीकरण कैसा था, राजनीति कैसी थी, समाज कैसा था, साहित्य कैसा था, दर्शन का विकास किस तरह से हुआ, धर्म का विकास किस तरह से हुआ, नैतिकता का विकास किस तरह से हुआ, इन सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए ये क्लास आरपीएससी जो हिस्ट्री सब्जेक्ट से लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो भी स्टूडेंट हिस्ट्री सब्जेक्ट से लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और प्लेलिस्ट में जाकर हिस्ट्री के लिए, लेक्चर्स के लिए कुछ अन्य क्लासेज भी हैं, उनको ज़रूर देखिए आप। आपको यदि हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो, लेक्चर की तैयारी कर रहे हो और आप क्लासेस को यदि देखना चाहोगे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उन क्लासेस को देख सकते हो, तो आपके लिए वो बहुत यूज़फुल होंगी। रिवीजन के लिए तो खासकर बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं कि आपको, जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो और आपको बहुत फास्टली किसी टॉपिक का रिवीजन करना है, एक आइडियोलॉजी विकसित करनी है, एक कंसेप्ट विकसित करना है, तो उनके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता। देखिए, मैं सबसे पहले आप सभी को बताना चाहूँ कि देखिए, इस क्लास में तो हम एक आइडियोलॉजी विकसित करेंगे और शॉर्ट में इसको पढ़ेंगे कि सिंधु सभ्यता में क्या हुआ था, वैदिक सभ्यता में क्या हुआ था। फिर डिटेल्ड क्लास आएंगी सिंधु सभ्यता की और वैदिक सभ्यता की, तो उनमें जो भी कुछ पार्ट छूटा हुआ रहेगा और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी उन सभी को हम क्या करेंगे, शामिल करेंगे। तो अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता की, तो सिंधु सभ्यता का काल समय, सिंधु सभ्यता का समय रहा है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। सिंधु सभ्यता का समय कब से कब तक रहा है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु सभ्यता का समय रहा है। कहाँ कहाँ पर सिंधु सभ्यता थी? तो सिंधु सभ्यता पंजाब, सिंध, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश तक विस्तारित थी। तो यानी कि जो हमारे भारत के पंजाब है, सिंध प्रांत है पाकिस्तान का, गुजरात है भारत में, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ तक सिंधु सभ्यता की जो पहुंच थी और यहाँ पर सिंधु सभ्यता के अवशेष भी पाए गए हैं। सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं? महत्वपूर्ण स्थल है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को तो पिक्कर जो महोदय हैं उन्होंने जुड़वा राजधानी भी कहा है। सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हो गए? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो, कालीबंगा, लोथल और धौलावीरा। इसका समय का कब से कब तक है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु सभ्यता का क्या है, समय रहा है। आगे हम बात करें सिंधु सभ्यता की विशेषताएं क्या रही हैं। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर हम वैदिक सभ्यता और सिंधु सभ्यता में तुलना करें तो वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी और सिंधु सभ्यता क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता में योजनाबद्ध शहर थे। देखिए, वर्तमान में जिस तरह से हमें शहर दिखाई देते हैं, हमारे यहाँ सड़कों का एक विन्यास होता है, बड़े बड़े मकान, और उस तरीके से जल निकासी व्यवस्था वर्तमान में जो शहरों में पाई जाती है, उस समय सिंधु सभ्यता के शहर जो बने थे उनमें भी यही व्यवस्था थी। सड़क 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती थी, ईंटों के बने हुए मकान थे और योजनाबद्ध तरीके से शहरों को बसाया गया था कि कहाँ पर बाजार होगा, कहाँ पर बस्तियाँ होंगी, कहाँ पर चौड़ी सड़कें होंगी, तो कहाँ पर छोटी छोटी कॉलोनियाँ होंगी। उन सभी तरीके से शहर जैसे बसते हैं उसी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता में भी नगरों को बसाया गया। सड़कों का ग्रिड पैटर्न है। देखिए, ग्रिड पैटर्न का मतलब होता है कि सड़क जो है वो एक दूसरे को इस तरह से एक दूसरे को क्या करती थी, समकोण पर काटती थी। कैसे काटती थी? समकोण पर काटती थी। तो आज भी देखिए, सड़कें जो हैं, चौराहे हैं, एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो ऐसे ही पहले भी क्या था, सड़कों का जो चौराहे थे और सड़क जो थी वो 90 डिग्री एंगल पर एक दूसरे से क्या करती थी, मिलती थी। सड़कों का शहरों में एक तरह से जाल बिछा हुआ था। जल निकासी व्यवस्था सिंधु सभ्यता की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। यानी सिंधु सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था की समुचित तरीके से उसको निकाला जाता था, जल निकासी व्यवस्था की गई थी। तो सिंधु सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता, जिसमें योजनाबद्ध शहर थे, ईंटों से बने मकान थे, सड़कों का ग्रिड पैटर्न मतलब 90 डिग्री एंगल पर सड़कें एक दूसरे को काटती थी और जल निकासी व्यवस्था अच्छी तरह से पाई जाती थी। सिंधु सभ्यता के सिंधु घाटी जब थी तो उस समय व्यापार किन किन जगहों से या किन किन देशों से उस समय हुआ करता था?
व्यापार जो है वह मेसोपोटामिया, फारस और अफगानिस्तान से व्यापार होता था। यानी विदेशी व्यापार की बात करें तो सिंधु घाटी के लोग मेसोपोटामिया, फारस और अफगानिस्तान से व्यापार करते थे। अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें कि अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि में गेहूं और जौ, पशुपालन किया जाता था। कुटीर उद्योग, कपड़ा बुनाई, मिट्टी के बर्तन, धातु निर्माण, इन सभी पर ध्यान दिया जाता था। तो कृषि की जाती थी, पशुपालन किया जाता था, कुटीर उद्योग किए जाते थे, जिनसे लोगों की अर्थव्यवस्था क्या है बनी हुई थी, और सामान के लेन देन के माध्यम से ज़्यादातर व्यापार किया जाता था। धर्म, सिंधु घाटी सभ्यता में धर्म कैसा था? देखिए, सिंधु घाटी के लोग मात्र देवी की पूजा करते थे। शिव या पशुपति की मूर्तियों की मिली हैं, तो इससे यह प्रमाण होता है कि वह शिव या पशुपति की पूजा करते थे। और फर्टिलिटी प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, यानी उर्वरा की देवी की पूजा करते थे। प्रकृति में धन धान्य उत्पन्न करने के कारण वह उर्वरा की देवी की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे, और शिव या पशुपति की भी वह क्या करते थे, पूजा करते थे। समाज जो था वो मात्र सत्तात्मक था। यहाँ से हम देखो देख सकते हैं कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वह मात्र देवी को सबसे ज्यादा क्या देते थे, महत्व देते थे। तो हम यह जान सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में नगर योजना, मतलब नगरीय सभ्यता थी, व्यापार विदेशों से होता था, अर्थव्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाता था, और सिंधु घाटी सभ्यता में धर्म का भी क्या हुआ, विकास हुआ। मात्र देवी की उपासना, उर्वरा की देवी की उपासना, शिव या पशुपति की मूर्तियों की क्या की जाती थी, उपासना की जाती थी। समाज कैसा था? समाज मात्र सत्तात्मक था, नगर आधारित समाज था, शिल्पकार थे, मतलब अलग अलग चीजें बनाने वाले थे, व्यापारी वर्ग थे, कोई स्पष्ट सामाजिक विभाजन नहीं था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता में कोई भी वर्ण व्यवस्था नहीं थी। परीक्षा में पूछी जा सकती है, इसको आप याद रखें। सिंधु घाटी सभ्यता में किसी भी प्रकार की वर्ण व्यवस्था का प्रमाण नहीं मिलता है। राजनीति कैसी थी सिंधु घाटी सभ्यता में? राजनीति का अगर हम कारण देखें तो केंद्रीकृत शासन का प्रमाण नहीं मिलता। संभवतः नगर राज्यों के रूप में शासित थे, यानी कि अलग अलग नगर थे, वह अलग अलग प्रशासन अपने अपने तरीके से चलाते थे, और ऐसा कोई बड़ा साम्राज्य उस समय विकसित नहीं हुआ था, जैसे मौर्य काल में विकसित हुआ था, गुप्त काल में विकसित हुआ था, हर्ष के समय विकसित हुआ था, अकबर के समय विकसित हुआ था, या फिर वर्तमान में हम देखते हैं कि भारतीय केंद्रीय सत्ता है और अलग अलग राज्य उसके अधीन क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो राज्य थे वह स्वतंत्र रूप से अलग अलग कार्य करते थे। कोई केंद्रीकृत शासन प्रणाली का प्रमाण हमें नहीं मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के अंत के बारे में कई मत दिए गए हैं कि भाई जलवायु परिवर्तन के कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई, या नदियों के प्रवाह बदलने से नष्ट हो गई, या विदेशी आक्रमण के संभावित कारणों से नष्ट हो गई, या फिर सिंधु नदी में बाढ़ आने से ये सभ्यता क्या हो गई, नष्ट हो गई। इस तरह के कई प्रमाण हैं। ज्यादातर लोग जो है वो यह मानते हैं कि सिंधु नदी में बाढ़ आने से सिंधु घाटी सभ्यता क्या हो गई थी, नष्ट हो गई थी। लेकिन अभी तक किसी भी प्रमाण की पुष्टि नहीं हो पाई है कि भाई इसी प्रमाण के कारण ही सिंधु सभ्यता जो है वो समाप्त हुई थी। तो यहाँ पर हम पूरी तरह से नहीं कह सकते कि भाई किन किन के कारणों से वह है सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हुई। और यदि हम जानना चाहें सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि कैसे करते थे, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः कृषि पर आधारित थे, यानी कि खेती करते थे। खेती में वह क्या करते थे, गेहूं, जौ, तिल, कपास, अन्य फसलों की क्या करते थे, खेती करते थे। पशुपालन की बात करें तो गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट पालते थे। क्या क्या पालते थे? गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट पालते थे। और बैल खेती के लिए इस्तेमाल करते थे। बैलों का इस्तेमाल किस लिए होता था? खेती के लिए। व्यापार कहाँ से कहाँ होता था? सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार बहुत उन्नत था। वे मेसोपोटामिया को उस समय क्या बोलते थे, सुमेरियन से व्यापार करते थे। शिल्प कला जैसे कुम्हार कला, धातु कला और गहनों का भी निर्माण होता था। व्यापार के लिए वजन और माप प्रणाली का इस्तेमाल होता था, यानी कितने वजन का है, और माप के माध्यम से क्या करते थे, वह व्यापार करते थे। व्यापार के मार्ग क्या थे? सिंधु सभ्यता के लोग स्थल और जल दोनों से व्यापार करते थे। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लोथल गुजरात में स्थित बंदरगाह प्रमुख बंदरगाह था, यानी लोथल बंदरगाह के माध्यम से जलीय मार्ग से भी क्या करते थे, वह व्यापार करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो एकमात्र बंदरगाह था वह कौन था? लोथल। और वह कहाँ स्थित है? गुजरात में। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए आगे हम बात करें वैदिक सभ्यता के बारे में। देखिए, वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, और सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता। जब सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो जाती है तो उसके बाद एक नई सभ्यता का विकास होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? वैदिक सभ्यता। और इसी वैदिक सभ्यता जो है वो आज भी हमारे यहाँ सनातन धर्म के रूप में देखने को मिलती है। तो वैदिक सभ्यता
जो है वह नष्ट नहीं हुई, और जबकि सिंधु सभ्यता है वह क्या हुई थी, नष्ट हुई थी। वैदिक सभ्यता के काल के बारे में बात करेंगे। वैदिक सभ्यता का समय कितने से कितने तक है, तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक वैदिक सभ्यता का समय माना जाता है। वैदिक सभ्यता के काल विभाजन के बारे में बात करें तो दो भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। यानी बोलें तो 1500 से और 1000 ईसा पूर्व तक तो ऋग्वैदिक काल है, और 1000 से 600 ईसा पूर्व तक क्या है, उत्तर वैदिक काल है। ऋग्वैदिक काल प्रारंभ में सप्त सिंधु क्षेत्र में विकसित हुई, और बाद में क्या हुई, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में वैदिक सभ्यता विकसित हुई। तो सबसे पहले वैदिक सभ्यता कहाँ विकसित हुई, सप्त सिंधु क्षेत्र में, यानी सिंधु की जहाँ 7 नदियाँ बहती हैं वहाँ पर यह वैदिक सभ्यता विकसित हुई। और उसके बाद फिर गंगा यमुना दोआब क्षेत्र जो है, गंगा यमुना का जो दहातली क्षेत्र है, वहाँ पर वैदिक सभ्यता का क्या हुआ, प्रसार हुआ। तो वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता है। वैदिक सभ्यता कैसी है, यह एक ग्रामीण सभ्यता है। और जबकि सिंधु सभ्यता कैसी थी, सिंधु सभ्यता थी नगरीय सभ्यता। वैदिक सभ्यता का समय क्या है, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। और अगर हम इसका काल विभाजन देखें तो ऋग्वैदिक काल का समय है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 से 600 ईसा पूर्व। सबसे पहले वैदिक सभ्यता कहाँ विकसित हुई, सप्त सिंधु क्षेत्र में। उसके बाद वैदिक सभ्यता कहाँ विकसित हुई, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में। अब हम बात करते हैं ऋग्वैदिक काल की। इसकी बात करते हैं ऋग्वैदिक काल की। देखिए, ऋग्वैदिक काल में समाज कबीलाई समाज था, यानी कि छोटे छोटे समूहों में रहता था। कोई स्थायी बस्ती नहीं थी, कोई भी स्थायी बस्ती नहीं थी। यानी छोटे छोटे कबीले थे, एक कबीला, दो कबीला, तीन, ऐसे से मतलब जैसे आप मान सकते हो 200-300 लोगों का एक समूह कबीला बन गया, या 100 लोगों का एक कबीला है, तो वो अलग अलग जगह क्या करते थे, निवास करते थे, और वह स्थायी रूप से निवास नहीं करते थे। वैदिक काल में लोग कृषि एवं पशुपालन करते थे। सिंधु सभ्यता में कृषि मुख्य व्यवसाय था, जबकि वैदिक काल में कृषि और पशुपालन दोनों मुख्य व्यवसाय हैं। राजनीति की बात करें तो राजनीति में सभा और समिति के माध्यम से सामूहिक निर्णय लिए जाते थे। यानी कि कोई राजा जो है वह निरंकुश नहीं था, और कोई भी यदि विकास का निर्णय लेना है या कोई कार्य करने का निर्णय लेना है तो वह किसके माध्यम से होते थे, सभा और समिति के माध्यम से सामूहिक निर्णय लिए जाते थे वैदिक सभ्यता में। तो वैदिक सभ्यता जो थी वह कैसी सभ्यता थी, जहाँ पर सभी लोगों का निर्णय लिया जाए। तो ऋग्वैदिक काल में, यानी ऋग्वैदिक काल उस समय को कहते हैं जिस समय ऋग्वेद की रचना हुई, और ऋग्वेद के ऊपर ही जो है वो समाज का क्या किया गया, संचालन किया गया। उस समय को हम क्या बोलते हैं, ऋग्वैदिक काल कहते हैं। आगे हम बात करें राजनीति के बारे में बात करें तो राजनीति में ऋग्वैदिक काल में कबीलाई समाज था। राजा का चुनाव होता था, सभा और समिति द्वारा क्या लिया जाता था, निर्णय लिया जाता था। उत्तर वैदिक काल में देखिए, राजा का चुनाव होता था, यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। सभा और समिति जिस तरह से संसद आज किसी भी कार्य को करने का निर्णय लेती है, उसी प्रकार उस समय सभी लोगों की सहमति के आधार पर किया किया जाता था, कार्य किया जाता था ऋग्वैदिक काल में। लेकिन बाद में समाज की स्थिति में परिवर्तन होता है, और राजा क्या हो जाता है, वंशानुगत हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किस समय से राजा जो है वंशानुगत हुआ, तो वह है उत्तर वैदिक काल से। केंद्रीकृत शासन प्रणाली होती है, और युद्ध और विस्तार की नीति, यानी कि एक दूसरे से लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, छोटे छोटे राज्यों को जीतने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, और उनको जीतकर एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की ओर कदम रखा जाता है। समाज कैसा था वैदिक काल में, देखिए समाज के बारे में बात करें तो साम्यवादी समाज था, वर्ग विभाजन था। और ऋग्वैदिक काल में कैसा था, वर्ग विभाजन, यानी 4 वर्ग बने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कितने वर्ग बने, 4 वर्ण बने। कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। साम्यवादी समाज का मतलब है कि एक ही व्यक्ति की चलती थी। किसकी चलती थी, एक ही व्यक्ति की चलती थी, और जो व्यक्ति परिवार में बोल देता था या समाज में बोल देता था वही सबको क्या करना पड़ता था, मानना पड़ता था। तो इस तरह से साम्यवादी समाज व्यवस्था थी। वर्ग विभाजन 4 भागों में था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी। पितृसत्तात्मक समाज था, यानी कि परिवार में मुखिया कौन होता था, पुरुष होता था। महिलाओं की स्थिति में क्या होती है, गिरावट आती है। देखिए यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट नहीं आती है, उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में क्या आती है, गिरावट आती है। तो इस पॉइंट को याद रखिए कि भाई पूछा जा सकता है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि भाई कौन से समय से महिलाओं की स्थिति में गिरावट हुई है, तो वह उत्तर वैदिक काल से महिलाओं की स्थिति में गिरावट हुई है। और समाज कैसा था, पितृ सत्तात्मक समाज था। कैसा समाज था, पितृ सत्तात्मक समाज। चलिए आगे हम बात करें
वैदिक काल में धर्म के बारे में बात करते हैं तो धर्म में इंद्र, अग्नि, वरुण की पूजा की जाती थी और यज्ञ को महत्व दिया जाता था। यज्ञ को क्या दिया जाता था? महत्व दिया जाता था, क्योंकि वैदिक काल में 4 वेदों की रचना हुई। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इन सभी में मंत्रों का संकलन किया गया और अलग-अलग कार्य के लिए मंत्रों का संकलन किया गया। तो जिसमें यज्ञ पूजा को भी महत्व दिया गया और माना गया कि यज्ञ के माध्यम से वातावरण शुद्धिकरण होता है और देवता भी क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं। प्रमुख देवता के रूप में इंद्र, अग्नि और वरुण की क्या की जाती थी? पूजा की जाती थी। साहित्य के बारे में बात करें तो ऋग्वेद में हिमालय और सरस्वती नदी का वर्णन मिलता है। कौन सी नदी का वर्णन मिलता है? सरस्वती नदी का। साहित्य के रूप में ऋग्वेद है। ऋग्वेद में हिमालय और सरस्वती नदी का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। वर्ण व्यवस्था के बारे में बात करें तो प्रारंभिक दौर में वर्ण व्यवस्था नहीं थी, लेकिन बाद में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। देखिए, वर्ण व्यवस्था जो है वो ऋग्वैदिक काल का जब समापन की ओर होता है तो उस समय वर्ण व्यवस्था विकसित होती है और 4 वर्ण बनाए जाते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि थी, लेकिन वैदिक सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन, मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन है। व्यापार भी किया जाता था और लोहे का उपयोग उत्तर वैदिक काल में शुरू हो गया था। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किस समय में लोहे का उपयोग शुरू हो गया था, तो वह उत्तर वैदिक काल में लोहे का उपयोग शुरू हो गया था। अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में। उत्तर वैदिक काल का जो समय है वह 1000 से 600 ईसा पूर्व तक है। उत्तर वैदिक काल में समाज में वर्ण व्यवस्था सुदृढ़ होती है और महिलाओं की स्थिति में गिरावट आती है। राजनीति में राजा का अधिकार बढ़ता है और वंशानुगत राजतंत्र बढ़ता है, ये अभी चर्चा कर चुके हैं। धर्म में यज्ञ और ब्रह्म की उपासना पर जोर दिया जाता है और उपनिषदों का विकास होता है। उपनिषद का मतलब होता है पास बैठकर, आ, जो कोई भी गुरु है, गुरु के पास समीप बैठकर किसी भी वेद है उसकी विचारों को संकलित करना क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। यानी कि आध्यात्मिक चिंतन का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? आध्यात्मिक चिंतन। अर्थव्यवस्था में लोहे का उपयोग होता है, कृषि का विस्तार होता है और नगरों का विकास होता है। देखिए, लोहे का प्रयोग एक क्रांतिकारी घटना मानी जाती है, क्योंकि लोहे के प्रयोग से खेती के औजार बनाए गए और खेती के औजार बनाए गए तो कृषि का प्रसार हुआ और कृषि का प्रसार हुआ तो अलग अलग जो राज्य थे वह धनधान्य हुए और धनधान्य होने के कारण, यानी जिन राज्यों पर अधिशेष रहता था उन्होंने दूसरे राज्यों पर हमला किया, तो युद्ध को प्रोत्साहन मिला और विस्तारवादी नीति को भी क्या किया गया? अपनाया गया। तो अर्थव्यवस्था में लोहे का प्रयोग एक क्रांतिकारी घटना मानी जाती है। आगे हम बात करें वैदिक साहित्य के बारे में तो 4 वेदों का निर्माण हुआ: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों का भी क्या हुआ? विकास हुआ। उपनिषद उपनिषद क्या है? ब्रह्म और आत्मा का सिद्धांत है उपनिषद में। कर्मकांड के स्थान पर आध्यात्मिक चिंतन की बात करते हैं उपनिषद। तो आध्यात्मिक चिंतन जो है वो उपनिषदों में देखने को मिलता है। आगे हम बात करें वैदिक धर्म के बारे में तो वैदिक धर्म बहुदेववाद पर आधारित है। ये इंपॉर्टेंट है। यानी वैदिक काल में किसी एक देवता की पूजा न होकर अलग अलग देवताओं की क्या की है? पूजा की गई है और यज्ञ आधारित पूजा पद्धति का विकास हुआ। यानी यज्ञ पर महत्व दिया गया और उस समय के लोग ये सोचते थे कि यज्ञ के माध्यम से देवताओं को क्या किया जा सकता है? प्रसन्न किया जा सकता है। तो ये सब किसमें है? वैदिक धर्म में। अब हम निष्कर्ष के रूप में बात करना चाहें तो निष्कर्ष है, सिंधु और वैदिक सभ्यताएं भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम सांस्कृतिक धरोहर हैं, जिन्होंने समाज, धर्म, राजनीति का आधार तैयार किया। यानी ये जब वर्तमान में हम समाज देखते हैं, धर्म देख रहे हैं और राजनीतिक व्यवस्थाएं उसी समय से चलती आ रही हैं और आज भी राजनीतिक व्यवस्थाएं सुचारू रूप से जारी हैं। वैदिक काल में धार्मिक और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव हुए, जिससे वर्ण व्यवस्था का क्या होता है? विकास हुआ। तो वर्ण व्यवस्था भी वैदिक काल में क्या होती है? विकसित होती है, जबकि सिंधु सभ्यता में इस तरह की कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी। समानता पर आधारित क्या था? समाज था। तो इस तरह से दोस्तों हमने ये टॉपिक जो है वो समाप्त किया। आशा करता हूँ कि सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता के जो कंसेप्चुअल पार्ट हैं वो आपको समझ में आए होंगे। शॉर्ट रूप में हमने छोटे से समय में इस चैप्टर को रिवाइज किया। देखिए, डिटेल क्लास सिंधु घाटी सभ्यता की एक डिटेल क्लास आपको देखने को मिलेगी और वैदिक सभ्यता की आपको डिटेल क्लास देखने को मिलेगी। तो जो भी स्टूडेंट आरपीएससी हिस्ट्री सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं वह इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये आपके लिए क्लासेस जो है वो इम्पोर्टेंट ही नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको एक कंसेप्ट विकसित करेंगे, दूसरा रिवीजन के रूप में भी बहुत काम आएंगी। मान लीजिए आप कहीं बाहर हैं तो रिवीजन के रूप में भी इन क्लासेस को देख सकते हो, या परीक्षा समय नज़दीक है तो भी आप इन क्लासेस को देख सकते हो। अभी धीरे धीरे आपको ये टॉपिक्स जो हैं वो अलग अलग टॉपिक हैं
धीरे-धीरे आपको प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन एक नियमित समय बनाकर हम प्रयास करेंगे कि इस कोर्स को जल्दी से जल्दी फिनिश कराएँ, जिससे कि आपकी तैयारी में कोई बाधा ना हो और बिना किसी पैसे के आप एक अच्छे कांसेप्ट के साथ अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकें। चैप्टर पढ़ाने के साथ आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और उन क्वेश्चन के माध्यम से आप अपने चैप्टर की तैयारी को क्या कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो ये हमारा छोटा-सा प्रयास है आपके लिए और आशा करता हूँ कि आपको ये प्रयास ज़रूर पसंद आएगा। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।